भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार रहा, इससे पहले 5 साल का टेन्योर रहा। जनता ये भी पूछती है, ये हमारा सवाल नहीं है, पर्सनली ये क्वेश्चन जनता जब हम फील्ड में उतरते तो ये पूछती है कि उस 5 साल जो सरकार बीजेपी की रही, तो उसमें स्वास्थ्य को लेकर क्या-क्या काम हुआ? अगर आपसे पूछा जाए पर्सनली, पार्टी को इतर रख के, तो सुरेश साहू जी कैसा गिरिडीह विधानसभा चाहते हैं? क्या-क्या सुविधाएँ यहाँ होगी? क्या होनी चाहिए? क्या जो अधिकारी हैं झारखंड में, वो बेलगाम हो गए हैं? क्योंकि आए दिन कई ऐसे मामले, मसले हम देख रहे हैं कि आम जनता के साथ दुर्व्यवहार सरकारी ऑफिस में होता है। इस पर अगर आपकी सरकार आती है तो कैसे नीति अपनाएगी? स्थानीयता को लेकर और झारखंडियत को लेकर। क्या बीजेपी को पब्लिक को कन्विंस कर पाना ईज़ी होगा? क्योंकि अगर जयराम महतो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अगर 3.5 लाख वोट वो लेकर आते हैं लगभग, तो कहीं न कहीं पब्लिक का माइंडसेट में अब ये झारखंडियत घर कर गई। नमस्कार, मैं बजाज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। चुनाव अभी खत्म हुआ है, लोकसभा का चुनाव, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व का समाप्ति हुआ है। इसमें कई नेताजी ने मेहनत किया है, रिजल्ट भी आए हैं अलग-अलग। भले ही इस बार जो रिजल्ट रहा, वो अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से बात करें तो अपेक्षाजनक थोड़ी अलग आई, लेकिन मेहनत सभी ने किया है। आज हम इस पॉडकास्ट में आपको मिलाएँगे धनबाद लोकसभा प्रभारी सुरेश साहू जी से। धनबाद लोकसभा एक हॉट सीट माना गया था, क्योंकि डुल्लू महतो जब वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो सामने वहाँ अनुपमा सिंह थी। बहुत ही एक कांटेदार टक्कर होने की उम्मीद थी, बहुत ही रोमांचक वो मुकाबला भी रहा। तो आज गिरिडीह की भी बात होगी, गिरिडीह विधानसभा की बात होगी। सर गिरिडीह से हैं, गिरिडीह की राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे हैं और एक्टिव रहते भी हैं। तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सबसे पहले सर हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। अभी सुरेश साहू जी एक बड़ा नाम है। आप धनबाद लोकसभा जाते हैं, प्रभारी बनते हैं, वहाँ की कार्यभार संभालते हैं और डुल्लू महतो जी को चुनाव जीतने में मदद भी करते हैं। हम सुनना चाहेंगे सर का बचपन से यहाँ तक का सफ़र संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें। देखिए, मेरा जन्म इसी गिरिडीह जिले में जी, एक पिहरा गांव है, उस जी, गांव में मेरा जन्म हुआ। और जब होश संभाला तो पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे हुँ, और मैं बाल स्वयंसेवक के रूप में काम किया। फिर वहाँ उसमें प्रखंड की राजनीति के बाद जुआ मोर्चा के बाद जिला में जिला कार्य समिति के सदस्य रहे। जी, उसके बाद फिर 2006 में बाबूलाल जी के साथ अलग एक राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। जी, उस पार्टी में लंबे समय तक हम लोग जुड़े रहे और फिर 2019 में हम लोग बीच में भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी की। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, जी, चूंकि इसके पहले मैं केंद्रीय महासचिव था झारखंड विकास मोर्चा में, और फिर प्रदेश कार्य समिति का दायित्व मिला और एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। इसी के क्रम में मुझे अभी चुनाव आया तो धनबाद लोकसभा का प्रभारी बना गया। जी, मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक जिम्मेवारी मिली जी। और मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सर गिरिडीह विधानसभा अगर हम बात करें, आपको क्या लगती है, क्या-क्या समस्या है? आप लोग लगातार जनता के बीच जाते हैं। जनता क्या समस्या बताती है आपको? देखिए, गिरिडीह कहें या पूरा झारखंड कहें, जी, सभी जगह बेरोजगारी चरम पर है। हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी राज्य में, तो यहाँ की जनता को काफ़ी उम्मीदें जगी थी कि एक नौजवान नवयुवक मुख्यमंत्री जो लोक लुभावने वादे चुनाव के पहले किया, जी, बेरोजगारों को रोजगार, अगर रोजगार नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता, ये तमाम जो लुभावने वादे उन्होंने किया। और जब ये कार्यभार संभाला तो सब टाइट फीस हो गया, ये आप लोग भी देख रहे हैं। तभी गिरिडीह
में भी समस्या जो है बेरोजगारी का है। यहाँ पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है। एक क्षेत्र मेरा पूरी तरह से पर्यावरण से ग्रसित है, प्रदूषण जी। प्रदूषण से ग्रसित है। दूसरी ओर आप देखेंगे एक इलाका मेरा पीरटांड़ का पड़ता है, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। दुर्भाग्य है कि यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि अभी हैं, सरकार भी उसी की है। उसके बावजूद वहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ, जबकि वहाँ तीर्थ नगरी है, विश्व के सबसे बड़ी तीर्थ नगरी जैनियों का जी। पारसनाथ पहाड़ है। असीम संभावनाएं हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ खान खनिज भी हैं, लेकिन इन्होंने सभी को, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक हैं और यहाँ की जो झारखंड की सरकार है, ये तमाम जन समस्या को दरकिनार करके और दोनों हाथ से लूटने में लगी। यहाँ ये जल जंगल जमीन की बात करती है और दूसरी तरफ जल जंगल जमीन लूटने का काम भी करती है। इसलिए गिरिडीह का हाल बहुत ही बेहाल है। यहाँ की जनता एक उम्मीद भरे निगाहों से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, क्योंकि यहाँ जो भी काम आपको दिखाई पड़ रहे वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का वो काम है। आपने रोजगार पर बात कर दिया। स्वास्थ्य गिरिडीह के लिए एक बड़ी समस्या है। जब से गिरिडीह बना है सदर हॉस्पिटल हम देख रहे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य में वैसा कुछ हमें परिवर्तन देखने को, बड़ा विकास नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार रहा, इससे पहले 5 साल का टेन्योर रहा। जनता ये भी पूछती है, ये हमारा सवाल नहीं है, पर्सनली ये क्वेश्चन जनता जब हम फील्ड में उतरते तो ये पूछती है कि उस 5 साल जो सरकार बीजेपी की रही तो उसमें स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या काम हुआ जब देखिए, रघुवर दास जी की सरकार रही। मैं आपके सवालों से भाग नहीं रहा हूँ, जी। लेकिन मेरा मानना है कि हमने बहुत सारा काम भारतीय जनता पार्टी के समय में किया। अगर किसी कारण कोई काम छूटा है तो अभी भी तो वही है, सरकार उन्हीं की है, विधायक वही हैं, और समस्या अगर पड़ी है तो ये कहना कि भाई उन्होंने ये काम नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ये तो सवाल से भागने वाली बात है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि काफ़ी काम हो, उसमें एक काम छूट गया होगा, लेकिन अभी की जो सरकार है उसको ये काम करना चाहिए। तो ये तो जो इनकी मानसिकता बता रही है कि ये कोई काम करने वाले हैं नहीं। जब ये इनके अंदर घुस गया है कि वो नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं। धनबाद लोकसभा की कुछ बात करते हैं। एक लंबा प्रवास रहा आपका वहाँ, आप लगातार वहाँ प्रचार प्रसार में दिखे। गिरिडीह लोकसभा और धनबाद लोकसभा, अंतर आपको क्या लगता है? माइंडसेट जनता की क्या है? देखिए, हमें दोनों जगह कोई अंतर नहीं नज़र आया। दोनों जगह की जनता जो है, जो मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, मैं देखा कि वो तमाम जनता उस संकल्प को पूरा करने के लिए आतुर थी। कहीं-कहीं कुछ कारण रहा गिरिडीह लोकसभा में, जो जिसके कारण 3 भागों में वोट बँट गया। लेकिन धनबाद लोकसभा में हम तो पहले भी बोले थे कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं। लोग बोला कि अनुपमा सिंह से, हम बोले अनुपमा सिंह से मेरी लड़ाई नहीं है, कांग्रेस से मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई है बेरोजगारी से। जी। हमारी लड़ाई है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, 35-35 करोड़ रुपया कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से निकल रहा है। जी। ऐसे भ्रष्टाचारियों से मेरी लड़ाई है। हम विकास कैसे करें, हमारी इसके लिए लड़ाई है। हमारी लड़ाई कभी भी किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी से नहीं रही। इसलिए मोदी जी ने जो 2047 का जो संकल्प लिया है, जी। वो कोई पार्टी या व्यक्ति सोच के नहीं लिया, वो देश की, भारत मेरा कैसे विकसित हो इसके लिए संकल्प लिया। इसमें सभी का साथ और सभी का सहयोग जरूरी है। और जो मोदी जी का जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चली,
वो काफ़ी प्रभाव डाल रही थी। मैं देखा, गाँव में गया, लोग कुछ नहीं, कोई भी गया, सिर्फ़ एक ही बात बोलता था, मैं मोदी जी को वोट दूँगा। जी। सर, गिरिडीह विधानसभा में वापस लौटते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पर्सनली, पार्टी को इतर रख के, तो सुरेश साहू जी कैसा गिरिडीह विधानसभा चाहते हैं? क्या-क्या सुविधाएँ यहाँ होगी? क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी, अगर हम पार्टी के सदस्य हैं, जी, हम कार्यकर्ता हैं, जी, तो हम पार्टी से अलग नहीं हैं और हमारी पार्टी जो है आम जन भावना का ख़्याल रखती है और मैं एक गिरिडीह का नागरिक होने के नाते भी जी, और पार्टी के सदस्य होने के, कार्यकर्ता होने के नाते भी हम चाहेंगे कि गिरिडीह में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सिंचाई और साथ ही साथ जो यहाँ का जो एक विराट समस्या ले चुका है प्रदूषण, जी। उससे मुक्ति गिरिडीह को चाहिए और एक क्लीन गिरिडीह, ग्रीन गिरिडीह दिखे, यही हम लोगों के सपने हैं। जी। सर, एक क्वेश्चन है, क्या जो अधिकारी हैं झारखंड में, वो बेलगाम हो गए हैं? क्योंकि आए दिन कई ऐसे मामले, मसले हम देख रहे हैं कि आम जनता के साथ दुर्व्यवहार सरकारी ऑफ़िस में होता है। इस पर अगर आपकी सरकार आती है, तो कैसी नीति अपनाएगी? देखिए, मेरा मानना है कि सरकार में बैठे जी, जो मुख्यमंत्री हों या सरकार के पदाधिकारी हों, डीजीपी हो, मुख्य सचिव हो, तो जब ऊपर से आप ट्रांसफ़र, पोस्टिंग हुँ, जब करेंगे, पैसे लेके करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक एसपी को आप ज़िले में भेजते हैं और उससे करोड़ों रुपया अगर आप लेते हैं, तो निश्चित रूप से जब वो ज़िले में जाएगा, तो आप देखेंगे कि सभी थानेदार का भी वो पोस्टिंग पैसे लेके करता है। अगर वो 1 करोड़ दिया है, तो वो 10 करोड़ वसूलेगा और थानेदार जब 10 लाख देगा, तो वो 1 करोड़ वसूलेगा। हुँ, इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई भी या ब्लॉक आप चले जाइए, जी, कोई सुनने वाला नहीं है। अंचल जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। थाने चले जाइए, कोई नहीं सुनेगा। मोटरसाइकिल पकड़ने में व्यस्त है, कहाँ बालू जा रहा है ट्रैक्टर से, उसको पकड़ने के लिए व्यस्त है। उस पे सरकार कोई नीति नहीं बना, इसलिए नहीं बनाती है कि उसे मालूम है हुँ, कि ये सब में पैसे की उगाही होती है और पैसा सीधा-सीधा सरकार के पास पहुँचती है, सरकार में बैठे लोगों के पास। तो आप इससे इनकार कैसे कर सकते हैं कि जो पदाधिकारी वो उद्दंड नहीं होंगे? निश्चित रूप से वो बेलगाम होंगे, कोई हुँ, लगाम नहीं रहेगी, आपका भी कोई मोरल नहीं रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जी। ये सभी अधिकारियों पे लगाम रहा है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिला है। सर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार, पहले ये 3 मुद्दे होते थे चुनाव लड़ने के लिए। झारखंड में अब 2024 का जो चुनाव होगा, एक और मुद्दा इसमें रहेगा और काफ़ी मुद्दा गर्म भी है, स्थानीयता को लेकर और झारखंडियत को लेकर। क्या बीजेपी को पब्लिक को कन्विंस कर पाना ईज़ी होगा? क्योंकि अगर जयराम महतो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अगर 3.5 लाख वोट वो लेकर आते हैं लगभग, तो कहीं न कहीं पब्लिक का माइंडसेट में अब ये झारखंडियत घर कर गई है। देखिए, आपको मैं ये बता दूँ कि आज झारखंडियत माइंड में सेट हुआ ऐसा कोई नहीं है। हुँ, झारखंडियत पहले से माइंड में सेट है, तभी झारखंड का आंदोलन हुआ हुँ, और तभी झारखंड अलग राज्य बना। और जब झारखंड अलग राज्य बना तो आपको मालूम होगा, जब पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, हुँ, तो इसी डोमिसाइल में उनकी कुर्सी गई थी कुर्सी जी। और फिर बाद में जो लोग इसका विरोध किए, हुँ, फिर खुद इसका समर्थक बन गए। अब तो इनकी सरकार है 32 बोलने वाले का, जब ये विधानसभा में लाए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल करके 32 का समर्थन किया। हुँ, फिर कहाँ चला गया? क्यों नहीं लागू कर पाए? ये सिर्फ इस सरकार का जो है, एकदम कहिए कि फेल्योर, सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है।
अब जयराम महतो को मेरी शुभकामना है, हम्म, नए हैं, लेकिन उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जी लड़ाई हम लोगों ने शुरू से जारी रखा, हम लोगों ने भी, और किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं अभी रघुवर दास जी का सरकार था, 1985। 85 कटअप के, मान लीजिए आपकी सरकार आई, आपने 85 हटा दिया, हम्म, तो भाई कुछ तो लागू कर दो। जी आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जी कौन रोका है आपको? आपको तो पक्ष विपक्ष सब साथ दे दिया 32 का हथियान के लिए, बिल्कुल। फिर कहाँ मामला अटका? अपना जब केस इनका होता है, जब ईडी में फंसते हैं, जी तो करोड़ों रुपया दे के वकील लाते हैं सरकारी खर्चे पे, और अपना केस लड़ते हैं। और जी झारखंडी का अस्मिता की लड़ाई है, उस लड़ाई लड़ने के लिए जब नियम कानून आप बनाते हैं, जो राज्यपाल लौटाता है आपके पास त्रुटिपूर्ण, जी तो आप क्यों नहीं करोड़ों रुपया खर्च करके एक अच्छे वकील को लाके ड्राफ्ट कराते हैं? जी। और अगर गिरिडीह की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? गिरिडीह की जनता, मैं खुद गिरिडीह का जनता हूँ, जी इसलिए मैं गिरिडीह की जनता से अपील करना चाहते हैं कि सुंदर गिरिडीह, स्वस्थ गिरिडीह और अच्छे भविष्य के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। मोदी जी पर आस्था जताते हुए बाबूलाल मरांडी जी को साथ दें। निश्चित रूप से एक स्वस्थ और अच्छे गिरिडीह देखने को बहुत जल्द मिलेगा। जी। तो आज हमारे साथ जुड़े थे सुरेश साहू जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। उन्होंने बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में रखी। सर, मेरी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ बोलेंगे सर, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। जोहार, जय जोहार।